Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोग्राम में आ चुके हैं। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ समीर चौगांवकर जी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप लोगों का, खासकर रविवार के दिन। और रविवार के दिन खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके लिए पाकिस्तान, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ईरान, यहाँ सब क्या क्या हुआ इसका पूरा अपडेट आपको हम देंगे। इसके अलावा चुनावी राज्य बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान जारी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, उसका अपडेट भी आपको देंगे। इसके अलावा बिहार के अंदर आज एक सनातन महाकुंभ हो रहा है, उसी गांधी मैदान में, जहां पर अब से कुछ दिनों पहले वक्फ को लेकर एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था, उसकी बात भी की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो गए। वहां उन्होंने क्या बातें की, क्यों कहा कि हम गुंडे हैं, और इसके बाद उनको क्या जवाब दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, इसकी बात भी करेंगे। यूपी से कुछ खबरें हैं, कैसे एक कन्वर्जन रैकेट काम कर रहा था वो पकड़ा गया है। पंजाब में एक मर्डर से कैसे दहशत है, इसकी बात भी होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की खबर से। पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री बंद होने का नाम नहीं ले रही है, और फिर एक बार एक बड़ा झूठ भारत को, दुनिया को धोखा देने के लिए बोला गया। और यह काम करने वाले इनके पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू विदेशी मीडिया को था, लेकिन पत्रकार हिंदुस्तानी था। और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, जो कुछ कहा वो किसी को हजम नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना मालूम नहीं है। अगर उसकी लोकेशन की जानकारी भारत को है तो वह हमें बताए, अगर वो पाकिस्तान में होगा तो हम उसे गिरफ्तार करेंगे। वैसे बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुझे लगता है कि मसूद अजहर शायद अफगानिस्तान में होगा। इतना ही नहीं, बिलावल भुट्टो ने इसके आगे कहा कि लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद आजाद नहीं घूम रहा है, वो तो पाकिस्तान की जेल में बंद है, वो हमारी हिरासत में है। अब पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि मान लें इन दोनों के बारे में सारे सबूत आपके पास हों, या आप मसूद अजहर को पकड़ भी लें, तो मसूद अजहर, हाफिज सईद, क्या इनको भारत के हवाले पाकिस्तान करेगा? इस पर बिलावल भुट्टो का जो जवाब था वो हिंदुस्तान में कोई उसके झांसे में नहीं आया, लेकिन वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमारे साथ एक द्विपक्षीय बातचीत करे जिसमें एक मुद्दा आतंकवाद और आतंकवादियों का भी हो, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर हमें सबूत देता है भारत और उसमें अदालती कार्रवाई पूरी कर देता है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में इन आतंकवादी हमलों में जो लोग मारे गए, उनके परिजन और घायल, वो सब पाकिस्तान जाकर वहाँ की अदालत में बयान दें इन दोनों के खिलाफ, और अगर इनको सज़ा सुनाई जाती है तो हम इनको भारत के हवाले करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ये बोल तो दिया बिलावल भुट्टो ने, लेकिन इनके नंबर पाकिस्तान में कट गए। बिलावल का बयान आया तो पाकिस्तान में बैठे सारे आतंकवादी बिलबिला गए कि अरे ये तो हमें इंडिया को सौंपने की बात कर रहा है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद सबसे पहले सामने आया, और उसने कहा कि बिलावल तो पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों को भारत को सौंपने की बात कर रहे हैं। मेरे पिता हाफिज सईद, वो तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं इतने सालों से, और ये आदमी कह रहा है कि हम उनको भारत को सौंप देंगे। उसने ये भी कहा कि ये तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। अब सोचिए कह कौन रहा है, आतंकवादी का बेटा कह रहा है अपने पूर्व विदेश मंत्री के लिए कि ये पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है जो कुछ बिलावल भुट्टो ने कहा है। अब बिलावल भुट्टो के इस बयान को लेकर लेकिन भारत में कोई खास रिएक्शन आया नहीं, आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सब जानते हैं बिलावल भुट्टो कि ये पाकिस्तान के ही दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत नहीं है। अगर उसे इन आतंकवादियों को भारत को सौंपना होता तो पहले तो मसूद अजहर कहाँ है ये पाकिस्तान को ना मालूम हो, ये मुमकिन नहीं है। मसूद अजहर पाकिस्तान पहुंचा कैसे था ये दुनिया जानती है। एक जहाज को हाईजैक करके उसके बदले में उसको छुड़ाया गया था, तो फिर वो वहां से गायब कैसे हो गया? दिन रात तो वो जहर उगलता है वहां से। अभी जब आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया, इसके परिवार के लोग मारे गए, तो इसने कहा था कि काश मैं मारा जाता, तो उस वक्त तो ये वहीं था, बावलपुर में था। हाफिज सईद को लेकर के लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के हमले को लेकर के भारत ने 1000 डोजियर सौंपे पाकिस्तान को, पूरे 1000। और आज कह रहा है पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री की सबूत मिलेंगे तो हम भारत के हवाले कर देंगे। किसको बेवकूफ बनाते हैं ये? बहरहाल इस पर मैं पूरी बात बिलावल भुट्टो की बताई। मैं आपको इस पर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का रिएक्शन दिखाता हूं। इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की
भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। उनका कोई अमल भी रियासत पाकिस्तान के बरअक्स नहीं रहा, इसलिए हमेशा ही पाकिस्तान की अदालतों में हमारे हक़ में, हमारे बुज़ुर्गों के हक़ में फ़ैसले किए जाते रहे। जिन सबूतों की ये बात करते हैं वो सबूत भी अदालतों में तब पेश किए गए थे और उनको अदालतों में एग्ज़ामिन किया गया था और उसके बाद ये फ़ैसले आए थे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हालिया जो आपने ख़ुद देखा और सारी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस अंदाज से झूठ बोलता रहा, प्रोपेगेंडा करता रहा, तो हमेशा से ही हिंदुस्तान का ये झूठ चलता आया है और उस वक़्त भी हिंदुस्तान का ये झूठ ही था जिसकी कली अदालतों के फ़ैसले से दुनिया के सामने खुली। तो चाहिए तो ये था कि बिलावल भारतीय सहाफ़ी के सवालात के मुकाबले में हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। जो बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को मुसलसल हर तरह से, हर पहलू से नुकसान पहुंचाने की जो साजिशें और कोशिशें चलती आ रही हैं और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को हमेशा से निशाना बनाना और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, ये हमेशा से दुश्मन का ये वतीरा रहा। बिलावल को तो ये चाहिए था कि वो यहाँ मोदी की दहशतगर्दी को वादे करता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता। आपने ये नहीं देखा कि मोदी ने चंद दिन कबल मीडिया पे आके पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियां मारने की धमकियां दी? तो पाकिस्तान की अदालतों में तो उनके खिलाफ ये केसेस दायर होने चाहिए थे और फैसले आने चाहिए थे। मैं हैरान हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान, उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आज़ाद है, वो पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम अभी तक उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद के उसके इतिहास को देखते हुए हमें लगता है कि वो शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। वैसे तो देखिए, बिलावल भुट्टो की बात को कोई सीरियसली उनके देश में भी नहीं लेता, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। एक एमेच्योर टाइप का आदमी है जिस खानदान में पैदा हुआ उसकी वजह से एक बड़ी कुर्सी मिल गई थी और वो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट बना हुआ है और वो एक टाइम पर पूर्व विदेश मंत्री हुआ करता था। लेकिन वो जो बातें कह रहा है, मैं बहल साहब से पहले शुरुआत करें, आप इसके बयान में कोई भी गंभीरता देखते हैं जो उसने कहा कि भाई हाँ, भारत अगर सब मुद्दों पर बात करेगा तो उसमें से एक टेरर का भी हो तो हम कुछ देखेंगे अगर मामला बनता है भारत को सौंपने का इनको? सौरभ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और सबसे पहले कहूँगा मैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हो, उनकी औकात पाकिस्तान के अंदर क्या है? वो तो एक कठपुतली हैं जो उनकी आर्मी जो डिसाइड करती है। जनरल मुनीर अब तो खैर फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो डिसाइड करते हैं, वही बताते हैं उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी सभी तो वही डिसाइड करते हैं। तो उनकी चलती कहाँ है कि वो इतने बड़े स्टेटमेंट दे दें कि हम टेररिस्ट को, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने को तैयार हैं अगर कॉम्प्रीहेंसिव टॉक्स हो। देखिए, पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है। क्यों डरा है?
इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड कर रखी है। उन्होंने देख लिया है कि अभी तो सिर्फ सस्पेंड की है, और अगर हम कोई भी डैम जैसे रैटल या फिर तुलबुल को एक्टिवेट करते हैं तो उसके बाद उनका क्या हाल होने वाला है ये उनको पता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स की तरफ वो बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बात कर रहे कि हम हैंडओवर कर देंगे, वो ये नहीं बात कर रहे कि हम इमीडिएटली दे देंगे। अरे अगर दोनों ग्लोबल टेररिस्ट हैं, एक के ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड है, दूसरा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है, तो आप वैसे ही हैंडओवर कर दीजिए हमें। आप कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहां पे है। अगर आपको याद हो, भावलपुर में जब हमला हुआ था तो मसूद अजहर के 10 क्लोज रिलेटिव्स मारे गए थे और 4 एड्स मारे गए थे। तब उसने कहा था कि मेरे को उठा लो भगवान। भगवान मैं इसलिए कह रहा हूं, हम अल्लाह नहीं बोलते नॉर्मली, बट अल्लाह कह रहा था अल्लाह मुझे भी इस जर्नी में लेके चला जाता। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इतना सा बता दूं बस इसी में, क्योंकि ये खबर दी थी हमने, इंडिया टीवी ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर देवेंद्र पराशर ने दी थी कि इतना हमारे पास जो इनपुट था, इंफॉर्मेशन जो थी इंटेलिजेंस की, जब बहावलपुर पर बम गिरा जाकर के कुछ मिनटों से बचा था। ये हमारे पास खबर थी कि उस रात को ये वहीं उसी मदरसे में जाकर के रुकेगा, बिल्कुल बाई चांस ये बच गया था। सौरव जी, इसे इसके अल्लाह ने बचा लिया, अदरवाइज ये इसका भी नाम लिखा हुआ था हमारे बॉम्ब के अंदर। लेकिन उसके बाद जब वो फ्यूनरल हुआ स्टेडियम के अंदर, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी के भी थे और फ्लैग के अंदर इन टेररिस्ट को रखा गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस समय कहते हैं कि मसूद अजहर आया था थोड़ी देर के लिए और उसने वहां पे प्रे किया था। अगर उस समय वो वहीं था भावलपुर के अंदर और उस स्टेडियम में भी आया था थोड़ी देर के लिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि पाकिस्तान को कैसे पता है कि अभी वो अफगानिस्तान में है? वो कोई तरीका तो उसने इस्तेमाल किया होगा ना अफगानिस्तान जाने का। क्या कोई पासपोर्ट है, कोई वीजा है, कुछ तो होगा उसके पास। अगर आप कहते हैं कि हमें प्रूफ दो, हमने जैसे कि सौरव जी ने आपको बताया हजारों डोजियर दिए थे ना मुंबई अटैक में। कसब घूम रहा था छत्रपति शिवाजी जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर मार रहा था, वो टर्मिनस के ऊपर लोगों को, 72 लोगों को मारा था उसने। उसका जब इंटरव्यू लिए जा रहे थे, उसने जो स्टेटमेंट दी थी, और वो कहां से था? वो ओकारा डिस्ट्रिक्ट पंजाब से था। क्या आपने, उसने बताया था कि लश्कर तैयबा की ट्रेनिंग हुई थी उसकी मुजफ्फराबाद में, तो क्या आपने एक्शन लिया लश्कर तैयबा के ऊपर? पठानकोट की जब हमला हुआ, आपके आईएसआई वाले टीम में आए थे, उसमें उन्होंने खुद देखा था कि कैसे उस हमले में हमने 2 बातें बहल साहब आपने कही। एक तो ये कि ये इस बात में कोई दम नहीं है कि भारत को सौंपने के बारे में सीरियस है, बल्कि इस बहाने ये फिर कह रहे हैं कि बातचीत शुरू, ये सिर्फ चाहते हैं कि भारत हमसे बात करे। दूसरा, मसूद अजहर कहां है, ये एक्चुअली बिलावल भुट्टो के पे ग्रेड से ऊपर का मामला है। बिलावल भुट्टो कहां है ये पाकिस्तान की आर्मी को खूब पता होगा, हो सकता है इनके प्रधानमंत्री को भी ना पता हो, लेकिन इनकी सेना ने उसको कहीं छुपा करके रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो को ना मालूम हो, ये बात मानी जा सकती है। अब रही बात हाफिज सईद की, एक बड़ी मजेदार बात बिलावल भुट्टो ने कह दी। उन्होंने कहा कि देखो हाफिज सईद तो हमारी जेल में बंद है, आप कहते हो वो खुले में घूम रहा है। हाफिज और हाफिज सईद पर जो मुकदमे हैं वो हमारे डोमेस्टिक मामले हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, उस पर कोई इंटरनेशनल केस नहीं चल रहा। मतलब क्या 26/11 का मामला खत्म हो गया? और वो इंटरनल केस कौन सा है जिसमें उसको 33 साल की सजा दी है पाकिस्तान की अदालत ने? हालांकि वो जेल नाम की है, वो जेल में कब रहता है, कब बाहर आता है, कब हाउस अरेस्ट में होता है, कब वो जेल में रह के भी आजाद होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके ऊपर मामला है टेरर फाइनेंसिंग का। टेरर फाइनेंसिंग के मामले में जेल में है वो, और उसको ऐसे एक मासूम आदमी की तरह पेश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की। वो तो हमारे एक लोकल रिलेटेड पाकिस्तान के किसी मुकदमे में जो है वो जेल के अंदर बंद है। बोले क्या कहेंगे त्रिपाठी जी बिलावल की बात पर? नहीं, देखिए 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि सचमुच ये नॉन सीरियस आदमी है जिसकी माताजी को आतंकवादियों ने मार दिया हो, वो आदमी आतंकवादियों के पक्ष में या उनके बचाव में खड़ा है, तो बड़ा विचित्र होता है। और ये भी एक बड़ा बनने की कोशिश होती है कि आपके घर परिवार में आतंकवादियों ने मार दिया और हम कह रहे हैं नहीं हम तो बड़े मानवतावादी हैं, हम तो बड़े उदारवादी हैं। तो ये पता नहीं कौन सा सिंड्रोम होता है, ये पता नहीं। दूसरा ये है कि ऐसे जो नेता होते हैं जो किसी, अभी आज की तारीख में वो कोई मंत्री पद पर तो है नहीं, आज की तारीख में उनकी जो स्थिति है तो विपक्षी नेता की है। ऐसे नेता ही, ऐसे मूर्ख किस्म के नेता ही जो इंटरनेशनल फोर्सेज होती हैं उसको वो इस्तेमाल भी करती हैं। अब अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है या कोई एजेंसी इस्तेमाल कर रही है ये पता नहीं, लेकिन ऐसे मूर्ख विपक्षी नेता ही इस्तेमाल होते हैं जब उनके मुंह से आप कुछ कहलवाते हैं। अब मसूद अजहर, हाफिज सईद कौन है हमारे यहाँ, कौन जेल में है, अभी तो दुनिया जानती है। सारी कोशिश बस यही कि जो गोली चलेगी,
खून बहेगा, पानी रुका रहा तो, पानी चल पड़ा तो उसकी ये सुर बदले, इसका मतलब ये कि वो कहीं न कहीं से डिक्टेट किया जा रहा है। मैं इसको यूं नहीं मानता हूं कि वो ऐसे ही कुछ मूर्खतापूर्ण बयान दे रहा है। मूर्ख है, लेकिन बयान मूर्खतापूर्ण भी उसके मुंह में किसी ने डाला है, ये बाकायदा तय करके कोशिश की जा रही है। एक ऐसा एक कहे कि वातावरण बनाया जा रहा है कि देखो हम कह रहे हैं कि अच्छा बातचीत कर ले। बातचीत क्या करना है? भारत तो बहुत साफ कह रहा है आतंकवाद खत्म करो, उसके बाद बातचीत करेंगे। वो चाह रहे हैं कि बातचीत शुरू हो तो इसमें वन ऑफ द इश्यूज हो जाए, मतलब कोई एक मुद्दा ये भी है। तो इसको बहुत रणनीतिक तौर पर देखना चाहिए। मसूद अजहर, हाफिज सईद का ये मसला है ही नहीं, पाकिस्तान का गला दबा हुआ है, पाकिस्तान बहुत बुरे हाल में है, वो भारत से गिड़गिड़ाने के अलग अलग तरीके खोज रहा है। बिलावल भुट्टो की ये सारी बातचीत उसी में से एक और तरीका है, और मैं इसको ये मानता हूं, मतलब मेरी समझ ये कहती है कि इसमें हो सकता है कि अमेरिका के जो एक जिसको कहते हैं ना, उनकी जो डीप स्टेट होती है, उनके फोर्सेज होती हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो। यह भी हो सकता है कि वहां की सेना को भी लग रहा हो कि अब कोई और तरीका नहीं है, भारत तो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और शायद यह भी एक वजह होगी ना, आतंकवादियों को भी डर तो लगता ही होगा, उनको भी लगता होगा ना कहीं हम किसी एक बड़ी वजह में हम ही बलि न चढ़ जाएं, तो ये भी उनको डर लगता होगा। तो मुझे लगता है इसको इस तरह से देखना चाहिए, यूं नहीं देखना चाहिए कि आज अचानक बिलावल भुट्टो उठा और उसने ये सारी बातें बोल दी, क्योंकि उसने जितनी बातें बोली हैं ये सब बहुत स्ट्रेटेजिक बातें हैं, बहुत सलीके से की। क्या कहना चाहता है पाकिस्तान के? भाई हम तो हर लिहाज से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो चाह रहा है कि दुनिया को ये कहे कि भाई आतंकवाद से पीड़ित हम भी हैं, हमारा भी बुरा हाल है, लेकिन भारत हमसे बात करने को तैयार नहीं। भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमें परेशान कर रहा है, वो ये एक जिसको कहे कि माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। आज ब्रिक्स समिट की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, और 6 और 7 जुलाई को, मतलब आज और कल, वो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 12वीं बार ब्रिक्स समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अपनी बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। इस ब्रिक्स सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्ष लेकिन शामिल नहीं हुए हैं, उनकी चर्चा काफी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं यहां पर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आने वाले हैं, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो नहीं आएंगे, मिस्र के राष्ट्रपति वो भी इस बार इनवाइटेड थे, वो भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक जो चीज नोटिसेबल थी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। तो ये वहां पहुंचते ही वहां के डायस्पोरा ने संदेश दे दिया कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, हम अपने देश की सेनाओं के साथ खड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज था। लेकिन इस बार चीन के राष्ट्रपति नहीं गए, तो उस वक्त तो ये हवा चल रही थी कि चीन के राष्ट्रपति गायब हो गए कहीं, शी जिनपिंग। लेकिन अब पता लग रहा है पुतिन भी नहीं है, ईरान वाले भी नहीं हैं। लेकिन ये हमारे लिहाज से एक इंपॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि फिर एक बायलैटरल बातचीत भी होनी है ब्राजील के साथ। देखिए, एक तो ब्रिक्स वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। ब्रिक्स को माना जाता है कि जो अमेरिकी प्रभुसत्ता है उसके खिलाफ जो है एक फोरम, ये इंटरनेशनल उसमें कहा जाता है, जबकि हम इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और वैसे भी अब ब्रिक्स 10 देशों का एक बड़ा समूह बन चुका है, और यहाँ पर जो बातचीत होनी थी, एक तो जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत वहाँ पर चर्चा की जानी है, और किस तरह से जो ये कंट्रीज हैं वो इसको देखेंगे जब, क्योंकि अब ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया ये भी इसमें ऐड हो गए हैं, और जो पहले से कंट्रीज हैं वो इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी जो सबल कंट्रीज हैं, जिसमें चीन भी है, रशिया भी है, और ब्राज़ील भी है, और बाकी सब हैं। तो वहां पर यह भी बात हो रही है कि किस तरह से ये जो कंट्रीज हैं ये आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, ट्रेड बैरियर्स आपस में हटाएं, और किस तरह से आपस में जो है लोकल करेंसी के हिसाब से ट्रेड कर सकें, जो कि अमेरिका के लिए, अगर अमेरिकी हम इकोनॉमी देखें या उस तरह की बातें देखें, तो वो इस चीज़ को बहुत प्रेफर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि डॉलर की जो प्रभुसत्ता है वो बनी रहे और डॉलर में ही ट्रेड हो। तो ये सारी बातें यहाँ पे होंगी, इसलिए भी ये फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ब्रिक्स में ब्राजील के साथ हमारी जो इसके बाद बातचीत होनी है, द्विपक्षीय बातचीत, उसमें हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में चर्चा की थी कि उन्होंने आपकी डिफेंस इक्विपमेंट में बड़ा इंटरेस्ट शो किया है ब्राजील ने, तो वो उस लिहाज से ये विजिट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अभी आप ट्रेड की बात कर रहे थे, मुझे याद आया पीयूष गोयल जी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कि हम टाइम बाउंड तरीके से हमारे को मत कहिए कि हम इतने में ही करें। हमारे जो देश कि हम जोर जबरदस्ती में नहीं आएंगे। हमारे देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है
देखिए बहुत सारा जो ये ट्रेड की सारी बात हो रही है, ये जो सारा बैरियर्स की बात हो रही है, जो टैरिफ की बात हो रही है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता है कि उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंडिया में बेचा जाए, उस पर टैरिफ कम हो। भारत अगर ऐसा अलाउ करता है तो भारत की जो इकोनॉमी है और जो विलेज इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे में जो पूरा एग्रीकल्चर हमारा जो ट्रेड है उसको खतरा पैदा होता है। दूसरा, जहां पे स्टील की बात है या उस पे जिस तरह के टैरिफ अमेरिका ने लगाए वो भी बड़ी बातें हैं। दूसरी तरफ से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अभी कहा है कि वो कुछ 12 देशों को एक लेटर भेजने वाले टैरिफ वाला, तो वो भी इस सारे कंसर्न में है कि उसमें क्या होता है। एक आगे इससे जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। अब तो ये साफ है, अभी तो सेना के प्रमुख ने बता दिया था कैसे चाइना ने लाइव लैब अपने हथियारों की पाकिस्तान को बताया, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा था दोनों देशों के बीच में। 3 दिन की लड़ाई के वक्त ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये देखा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के हथियारों का इस्तेमाल आया, और बाद में खबर आई कि जंग के दौरान चीन ने पाकिस्तान को इंटेलिजेंस भी दी। भारत को अब अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा करना पड़ेगा। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने एक बड़ा लेख लिखा है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि ये समीर जी कि एक तो ये जो चाइना पाकिस्तान का रिश्ता है ये कोई ट्रांजैक्शनल रिश्ता नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत को इससे बहुत सावधान रहना है। फिर उन्होंने कहा कि अब वो केवल पाकिस्तान को यूज नहीं कर रहा चाइना, वो अफगानिस्तान को भी आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो आपको वो चारों तरफ से घिरने की कोशिश करना चाहता है, और वो जो सीपेक कॉरिडोर बना रहा है वो सीधे सीधे इंडियन ओशन में उसकी दखल हो जाएगी जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। उन्होंने कहा कि इससे लड़ने के 3 ही हथियार हैं और भारत को तीनों पर एक साथ काम करना पड़ेगा। पहले अपनी सैन्य ताकत बढ़ाइए, और उसमें खास तौर पर आपका जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो ताकि आपकी निर्भरता किसी दूसरे मुल्क के ऊपर ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपकी डिप्लोमेसी, उनका शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, रिलेंटलेस होनी चाहिए अपने हितों को लेकर के पूरी दुनिया में, मतलब आपकी डिप्लोमेसी एफर्ट तो रुकना ही नहीं चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा डिप्लोमेसी ये और इकोनॉमिक माइट, कि आपको अपनी इकोनॉमिक माइट बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया ताकत की भाषा समझती है, फिर चाहे वो बंदूक की ताकत हो या फिर वो रुपए की या डॉलर की ताकत हो। निश्चित रूप से शशि थरूर ने अच्छा आर्टिकल लिखा, आज सुबह से मैंने पूरा पढ़ा है उस आर्टिकल को। शशि थरूर ने जिस बातों की ओर इशारा किया है कि केंद्र सरकार इनकी ओर ध्यान दे, मुझे लग रहा है मोदी सरकार 2014 से लगातार इस बातों की ओर ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं कि अब पहलगाम हमले के बाद या किसी आतंकवादी घटना के बाद भारत सरकार अचानक नींद से जागी होगी, उससे लग रहा हो कि चीन एक बड़ा थ्रेट है, बांग्लादेश एक बड़ा थ्रेट है और पाकिस्तान से कोई हमें एक हमला हो सकता है तो हमें अपने आत्मनिर्भरता बढ़ानी पड़ेगी। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री मोदी की जो विदेश नीति रही है, जो आर्थिक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को जिस तरीके से प्रमोट किया, विदेशी वस्तुओं पर चीन पर निर्भरता कम करने की जिस तरह से कोशिश की और जिस तरीके से हथियार देश के अंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से जो शुरुआत की थी, मुझे लग रहा है उसका असर अब 10-11 साल बाद अब दिखने लगा। और पहल ये बता दें, अब तो आप थरूर साहब और सरकार के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखिए, केवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आउटरीच प्रोग्राम हुआ दूसरे देशों को में भेजना अपने डेलीगेशन, उसका हिस्सा थे, इतना ही नहीं, वो उसके बाद भी कई फोरम्स में उनको भेजा जा रहा है, जा चुके हैं कुछ जगहों पर वो, और लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं वो, खास तौर पर विदेश में बैठे लोगों से भारत की बात बताते हुए। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रशासन की बहुत खूबसूरती है कि जब देश के हित की बात आती है, कहीं उन्हें लगता है कि कहीं इस विषय पर विपक्ष का कोई नेता अच्छे से अपनी बात रख सकता है तो वो पार्टी की जो लाइन है उसे भी क्रॉस करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, अगर अच्छा नेता विपक्ष के पास है, वो देश की बात बेहतर रख सकता है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये ठीक रहा कि आप देखिए, जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जब भेजा गया था पहलगाम के बाद देशों में, तो आप शशि थरूर को आगे भी कुछ चर्चा चल रही है क्या? मतलब ये तो होती रहती है, कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में आएंगे? देखिए, कांग्रेस से तो उनका निश्चित रूप से जिस तरीके से दुराव बढ़ रहा है कि जिस तरीके से जब उनको सर्वदलीय बैठक में भेजा गया, जिस तरीके से उनके आरोप लगे, केरल की राजनीति में केरल के जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स है उनका शशि थरूर के साथ बहुत सहजता का संबंध नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो चुनाव लड़ चुके, तो खड़गे साहब और उनके बाद जिस तरीके से एक संवाद की स्थिति लगभग खत्म हो चुकी है, अब तो कहा जाता है कि राहुल गांधी से भी इनका संवाद बहुत कम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, लेकिन शशि थरूर उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब खाटी राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक मतलब पढ़ा लिखे ब्यूरोक्रेट टाइप के आदमी रहे और उम्र के इस दौर में आके उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस राजनीति की नहीं है। अपनी बात वो आप खुलकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा भी पहलगाम से लौटने आने के बाद कि पार्टी के फोरम पर अगर मुझे कोई शिकायत होगी तो मैं अपनी बात पार्टी के फोरम पर रखूंगा। इंपॉर्टेंट काम करने का मौका मिलता है, वो उनके लिए बिल्कुल बहुत शानदार है और बहुत अच्छा है कि काम दिया जाए।